हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल जो अपनी वीडियो में किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक किया था, उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे इसका। क्लास 12th चल रही है, बिजनेस स्टडी का टॉपिक चल रहा है, बिजनेस स्टडी का पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स की उसकी तैयारी के लिए ये मेरी नेक्स्ट वीडियो एक छोटा सा प्रयास आपके सामने से है उपस्थित है। ये पार्ट फर्स्ट नहीं है, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, पार्ट सेकंड पर अभी हम हैं, तो पार्ट सेकंड हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे, एक तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 4 से 5 नंबर का डिसीजन का आता है, जो उनके फैक्टर होते हैं। तो हम एक फाइनेंसिंग डिसीजन करेंगे, एक डिविडेंड के डिसीजन को करेंगे कि डिविडेंड को कैसे लिया जाता है, और साथ ही साथ हम कैपिटल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। उस कैपिटल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा हम कल की वीडियो में कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो ये 3 चीज़ें आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, ये भी आपके कम से कम भी 5 से 6 नंबर के करती है। तो आप ध्यान से देखिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से दिए, सो दैट आपके 95% नंबर जो हैं आसानी से आ जाएँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं अपने इन 3 टॉपिक्स पर। चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक हैं। मेरा नाम प्रदीप खोकर है। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो फाइनेंसिंग डिसीजन है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बताता है, रिलेट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज फंड। पैसा कहाँ से करेंगे, वो अरेंज कहाँ से लाएंगे पैसा अपने बिजनेस में। जो इन्वेस्टमेंट में जो पैसा चाहिए, मतलब कि जितने पैसे की हमें आवश्यकता है, हम उसको अरेंज कहाँ से करेंगे, सो दैट हम अपने बिजनेस को चला सके, ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, ये हम इसमें देखते हैं। तो 2 तरीके के फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। शॉर्ट टर्म हम पढ़ चुके हैं, वर्किंग कैपिटल में जा चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में थे। इससे पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, आप उससे उसको देख सकते हैं। तो अभी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ेंगे, जो लंबे समय के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को हम कैसे अरेंज करेंगे वो देखेंगे। तो इसमें ये देखा जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में कि वो पैसा पहले तो हम कहाँ-कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। वो कौन-कौन सी सोर्स हैं। तो वो 2 सोर्स हमें पता चलती हैं, एक होती है शेयर होल्डर फंड और एक होती है बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड वो पैसा होता है जो बिज़नेस में या तो कैपिटल का लगा होता है या रिटेन अर्निंग के रूप में होता है, और बोरोड फंड वो होता है जो हम या तो डिबेंचर से या किसी और फॉर्म ऑफ लोन से उसको इकट्ठा करते हैं, बैंक से लेकर या कहीं से भी लेकर। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट थी वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम कर चुके हैं। चलते हैं आगे, वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो अफ़ेक्ट करेंगे जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे। ये फाइनेंसिंग डिसीजन कौन-सा होगा, लॉन्ग टर्म, ये आपको याद रखना है। तो 2 ही चीज़ें कर लेते हैं, एक तो इफ़ेक्ट क्या है इन फैक्टर्स का, और दूसरा जो है अ, जो ये रिक्वायरमेंट है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। ठीक है? तो ये हम देख लेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करेंगे हम उसमें। सबसे पहले है कॉस्ट। देखो मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको पता है 2 टाइप के हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है। एक को हमने बोला है शेयर होल्डर फंड, और दूसरे को हमने बोला है बोरोड फंड। तो इन दोनों में से कौन-सा चूज़ करें या किस पर ज़्यादा ध्यान लगाएँ, वो हम इस फैक्टर्स के बेस पर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले है कॉस्ट। देखो अगर कॉस्ट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा चाहिए, लागत ज़्यादा आ रही है, तो फिर मैं जो है शेयर होल्डर फंड की तरफ जाता हूँ। क्योंकि बोरोड फंड में उसके ऊपर मुझे ब्याज बहुत इंटरेस्ट बहुत देना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है उस इंटरेस्ट को कवर करना। तो अगर ज़्यादा है तो मुझे शेयर होल्डर फंड की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर उसकी कॉस्ट आ रही है कम, ठीक है, हैश लगा के बता देता हूँ, तो फिर मैं बोरोड फंड से भी काम चला सकता हूँ। नेक्स्ट आता है रिस्क। रिस्क जितना ज़्यादा होगा, मैं शेयर होल्डर फंड को प्रेफ़र करूँगा। रिस्क जितना कम होगा,
पैसा डूबने के चांसेस जितने कम होंगे, मैं बोरोड फंड को पसंद करूँगा। फिर आई फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन का मतलब है कि जो मैं उधार लूँगा, उस पर कितना खर्चा आ रहा है। तो वो खर्चा अगर ज़्यादा है, सीधी-सी बात है, ये ज़्यादा का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड में ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो मैं बोरोड फंड की तरफ जाऊँगा, लेकिन फिर हम यहाँ पर बोरोड फंड को प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा और अगर वही कॉस्ट कम है, तो फिर मैं शेयर होल्डर फंड पे की तरफ भी जा सकता हूँ। क्या वो मेरे पास अवेलेबल भी है? क्या मेरे पास इतना पैसा है उस फ्लोटेशन कॉस्ट को देने का? अगर है तो मैं शेयर होल्डर फंड की तरफ भी जा सकता हूँ और अगर नहीं है तो मैं बोरोड फंड की तरफ भी जाऊँगा। फिर मैं बता दूँ एक फैक्टर पर कभी डिसाइड नहीं होगा, कई सारे फैक्टर जिसके फ़ेवर में होंगे शेयर होल्डर या बोरोड, वो डिसीज़न मुझे लेना होता है। अब बारी आई कैश फ्लो पोज़ीशन। अगर फ्लो अच्छा है, मतलब कि फ्लो जो है वो स्टेबल है, ठीक है? और लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, अगर ये कंडीशन मेरी है तो मैं नंबर 2 मतलब कि बोरोड फंड की तरफ जाऊँगा। और अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है? और मेबी हो सकता है डिक्रीज़ कर रहा है, तो फिर मैं नंबर 1 की तरफ जाऊँगा मतलब कि शेयर होल्डर फंड की तरफ जाऊँगा, ठीक है? अब बारी आई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड का मतलब पता ही है आपको, इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हो। किसी भी कंपनी के अंदर 2 टाइप की कॉस्ट होती है, एक को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, मतलब कि चाहे बिज़नेस चले, चाहे ना चले, मतलब कि अगर ज़ीरो भी है प्रोडक्शन अगर ज़ीरो भी है, तो भी फिक्स कॉस्ट को तो पे करना ही करना पड़ेगा। और एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, तो फिर हमें शेयर होल्डर फंड को चूज़ करना होता है। और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी कम है, तो फिर मैं बोरोड फंड को भी यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट आया कंट्रोल। भाई कंट्रोल अगर मुझे अपने पास रखना है, तो फिर मैं बोरोड फंड को ही प्रेफ़र करूँगा। ठीक है? तो अगर कंट्रोलिंग चाहिए, भाई मालिकाना हक खो दोगे आप, जब शेयर इश्यू कर दोगे। तो अगर मैं कंट्रोल चाहता हूँ बिज़नेस पर, तो बोरोड फंड को ही प्रेफ़र करूँगा। ठीक है? नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल में अगर बूम पीरियड चल रहा है, मतलब कि शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो बूम पीरियड में शेयर की वैल्यू बढ़ती है, तो मैं फिर उस समय शेयर होल्डर फंड से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। पर अगर रिसेशन का पीरियड है, शेयर की वैल्यू डाउन जा रही है, मार्केट डाउन है, तो फिर मैं बोरोड फंड को प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा इकट्ठा शेयर होल्डर फंड से फिर नहीं कर सकता। ये फैक्टर थे जो अफ़ेक्ट कर रहे थे हमारे फाइनेंसिंग डिसीज़न को। जिसकी तरफ ज़्यादा होंगे उसको हम चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीज़न है, वो है डिविडेंड डिसीज़न। डिविडेंड आपको पता है प्रॉफ़िट में शेयर है जो किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को, ठीक है? मालिक को। तो कितना दें उनको, ये इसमें डिसाइड किया जाता है, ठीक है? वो पोर्शन होता है प्रॉफ़िट का जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें? शेयर होल्डर्स में। तो वो डिविडेंड का हिस्सा होता है। तो डिसीजन ये इन्वॉल्व होता है कि हम कितना पैसा तो प्रॉफिट में जो हमने कमाया है कंपनी का टैक्स देने के बाद, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर को और कितना पैसा अपने पास रखे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि ये रिटेन अर्निंग कहा जाता है इसको। जो रिटेन लिखा है, ये रिटेन अर्निंग है मेरी, प्रॉफिट जो है। तो रिटेन अर्निंग जो है सबसे अच्छा सोर्स है फाइनेंस का। इस पर कोई ब्याज, कोई डिविडेंड कुछ नहीं देना पड़ता, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है फाइनेंसिंग का। तो ये भी मुझे ध्यान में रखना होता है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर को भी खुश रखना है, क्योंकि वो मेरे व्यवसाय में पैसा लगाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको डिविडेंड देना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो रिटेन पार्ट होता है डिविडेंड का, वो इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंसिंग डिसीजन को, ठीक है? तो अभी आपने देखा था पीछे फाइनेंसिंग डिसीजन में था, पैसा कहाँ से एकत्र हो, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है फाइनेंसिंग का। द डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट जो हम बांट देते हैं डिविडेंड का, इज कंसीडर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ
मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, ये हमारा मोटिव था, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पूरी इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो हमें अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है सो दैट वो हमारे साथ जुड़े रहें। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो एक तो वो इफेक्ट क्या होता है इनका, ठीक है, और फिर हम किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, या क्या फिर डिसीजन लिया जाता है। तो एक हम इफेक्ट देखेंगे, एक फिर रिएक्शन क्या आएगा ये देखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत हाई है, तो मुझे डिविडेंड ज्यादा देने में कोई परेशानी नहीं है। बट अगर मेरी अर्निंग जो है वो लो है, तो फिर मैं ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकता। स्टेबिलिटी, अगर अर्निंग में स्टेबिलिटी है, मतलब कि प्रॉफिट जो है 1 करोड़ के आसपास या थोड़ा बहुत बढ़ते क्रम में है, देखो ऐसे ही चलना चाहिए ग्राफ हमेशा, ऐसे, जरूरी नहीं है ऐसे चले, ऐसे प्रॉफिट बढ़े ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। पर ये अगर मेरा ग्राफ है और इस ग्राफ के साथ मैं ज्यादा डिविडेंड पे कर सकता हूँ। पर अगर मेरा ग्राफ कहीं से भी इस तरीके से कभी ऊपर कभी नीचे कभी यहाँ जा रहा है, तो फिर मुझे डिविडेंड की कोशिश करनी चाहिए कि कम दिया जाए। तो अगर स्टेबल होगा तो मैं ज्यादा दे सकता हूँ, नहीं होगा तो मुझे कम देना पड़ेगा। फिर आई वही बात कि डिविडेंड को भी स्टेबल करना चाहते हो, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके जो शेयर होल्डर है वो उसके साथ जुड़े रहे। तो जो डिविडेंड मैंने पिछले साल दिया, मैं उसको अगर मेंटेन करना चाहता हूँ, मान लिया यहाँ मैंने पिछले साल 8% डिक्लेयर किया था डिविडेंड के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कई सालों तक इसको फॉलो कर सकूं, ज्यादा बढ़ाऊं ना ज्यादा कम ना करूं, इसके आसपास ही रहूं। ऐसे केस में अगर स्टेबिलिटी मुझे लानी है, तो मैं डिविडेंड उतना ही दूंगा जितना बनता है, ठीक है। तो मैं 8% को ही स्टेबल करने की कोशिश करूंगा। अगर प्रॉफिट कम भी हो रहा है, देखो बीच में कभी ऐसा भी आएगा कि जब आपका प्रॉफिट कम है, और कुछ साल ऐसे भी आएंगे जब आपका प्रॉफिट ज्यादा है, पर आपने ये पॉलिसी बना रखी है कि मुझे तो 8% देना है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलता रहूंगा फिर, ठीक है। तो इफेक्ट किया ना डिविडेंड के डिसीजन को, ज्यादा हो कम हो मुझे तो यहीं पर रखना है। तो जो प्रॉफिट बच रहा है रिटेन अर्निंग के रूप में, जब कम होगा प्रॉफिट, जब मैं उसमें से यूज कर भी 8% पूरी कर दूंगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, तो उस समय मुझे अपने शेयर होल्डर को समझाकर डिविडेंड कम देना चाहिए। और अगर वो इतने ज़्यादा स्कोप मेरे पास जो है बिजनेस को ग्रो करने के नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकता हूँ। कैश फ्लो पोजीशन जितनी अच्छी होगी, जितनी एफिशिएंट होगी, ठीक है, कैश फ्लो की जो पोजीशन है वो जितनी एफिशिएंट होगी, डिविडेंड ज़्यादा दिया जा सकता है। जितनी वो इनएफिशिएंट होगी, ठीक है, जितनी ही कम होगी या जितना भी उसमें फ्लैक्चुअलिटी होगी, फ्लैक्चुएशन हो रही होगी, तो मैं कम दूंगा। शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या है, शेयर होल्डर क्या प्रेफर करते हैं। तो शेयर होल्डर अगर ये चाहते हैं कि भाई मुझे डिविडेंड ज़्यादा दें, तो उनकी अगर उनकी कंसेंट ज़्यादा डिविडेंड की है, ठीक है, या उनकी जो इच्छा है, कंसेंट को तो छोड़ो, अगर उनकी विश है कि मुझे ज़्यादा डिविडेंड मिले, तो फिर हमें ज़्यादा घोषित करना पड़ेगा। अगर वो कम में राजी हैं, बिजनेस को बढ़ाने में राजी हैं, तो मैं डिविडेंड कम दे सकता हूँ। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स रेट जितनी ज़्यादा होगी, टैक्स रेट जितनी ज़्यादा होगी मैं डिविडेंड कम देने की कोशिश करता हूँ, टैक्स रेट जितनी लो होगी मैं डिविडेंड को ज़्यादा भी दे सकता हूँ। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, आपको पता है अगर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव है मेरे लिए, तो फिर मैं डिविडेंड को ज़्यादा दूंगा। और अगर वो नेगेटिव है मेरे लिए, तो फिर मुझे पॉजिटिव उस सेंस में कि डिविडेंड का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो मैं डिविडेंड ज़्यादा दूंगा, अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट का रिएक्शन मान लिया लॉस में जा रहा है, मतलब कि उल्टा लिख रहा हूँ मैं एक तरीके से, अगर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो मैं कम डिविडेंड दूं तो भी चल जाएगा, पर अगर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कम होगा तो मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कि अगर मेरे शेयर बिक रहे हैं, तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा देकर उसको रोकना पड़ेगा। और अगर मेरी जो है पोजीशन अच्छी है मार्केट में, तो मैं कम डिविडेंड दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छी कंपनियां जो है वो कम डिविडेंड दे सके भी काम चला लेती है। वही आ गई बात कैपिटल मार्केट में, अगर मेरी कंडीशन कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है,
तो फिर मैं कम डिविडेंड देके भी काम चला सकता हूँ। पर अगर ये कहीं से भी वीक हो रही है, तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करना पड़ेगा। लीगल कंस्ट्रेंट जो भी लीगल बाउंडेशन मेरे ऊपर है, उनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड लेने की पॉलिसी या लेनी पड़ेगी या डिसीजन लेना पड़ेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब है आपने लोन में ये साइन कर दे रखा है कि आप 5% या 10% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दोगे। तो आपका अगर प्रॉफिट कितना ही ज़्यादा हो जाए, आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर थे जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते थे, ठीक है। बल्कि गलत लिखा हुआ है, ये डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते थे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, ये एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, उसी को डिसीजन लेना होता है कि कहाँ-कहाँ वो पैसे लगाएगा। तो 2 तरीके से लगते हैं, वर्किंग कैपिटल में और में लगता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे कैश की मैनेजमेंट हो। कैपिटल बजटिंग का मतलब है मशीन वगैरह परचेज करने से संबंधित होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है कि आप 2 तरीके से पैसा ले सकते हो, डेब्ट से और इक्विटी से, ठीक है? तो डेब्ट का कितना हिस्सा हो, इक्विटी का कितना हिस्सा हो, वो इसमें देखा जाता है। डिविडेंड डिसीजन में होता है कि कितना पैसा आपको रोकना है और कितना प्रॉफिट के रूप में डिवाइड डिवाइड करना है एज़ डिविडेंड। तो ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। ये जो फिगर है, ये हमारी जो कर्टसी है, वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से लिया गया है। हम उसी को पढ़ते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी ही हमारा बेस है। तो ये फिगर भी आपको वहीं से ली गई है, सो दैट आप समझ सको कि एक फाइनेंशियल ऑफिसर को क्या-क्या डिसीजन कैसे-कैसे लेने पड़ते हैं। तो ये 3 मेन डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तीनों हमने पढ़ लिए, अब हम वर्किंग कैपिटल की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ये जो आपने अभी पढ़ा, ये डिसीजन, इसको करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है और उसकी इम्पोर्टेंस भी इसीलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ये एक ऐसा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग होती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है और ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य कैसे चलेगा, कैसे बिजनेस आगे रन करेगा, वो इसी ब्लूप्रिंट पर निर्धारित होती है। तो इस ऑब्जेक्टिव इस फाइनेंशियल प्लानिंग का ये होता है कि जितना फंड हमें चाहिए, हम उसको सही समय पर अवेलेबल करा सकें, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये देखती है कि जो फंड है वो समय पर अवेलेबल हो और फंड कहीं से भी मेरे पास ज़्यादा ना हो जो हम वेस्ट करें। तो वेस्टेज को रोकना और जितने की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, ये ही फाइनेंशियल प्लानिंग है, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ के फंड की मुझे ज़रूरत है, तो मेरे पास 90 लाख का भी फंड नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएँगे और मैं 1.3 करोड़ भी ना इकट्ठे कर लूँ, जिसमें 30 लाख क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ हूँ, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम देखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओवरऑल प्लानिंग मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ की, जिससे कंपनी क्या करती है, टैकल पर कर पाती है, जो भी अनसर्टेनिटी भविष्य में आ सकती हैं, उनको कवर करने के लिए, ठीक है? और जो जब ज़रूरत है फंड की, जब हमारे पास हो और हमारी फंक्शनिंग जो है, वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन की चलती रहे। आगे चलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ही चीज़ें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा आपको इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं और एक आपको मिलेगा डेब्ट, जिसको हम बोरोड फंड कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित करना, यही कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट टू द फाइनेंसिंग पैटर्न या प्रोपोर्शन, इनमें क्या रेशियो हो, ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड, जिनको हम 2 ही कैटेगरी में बांटते हैं। एक को ओनर फंड कहा गया है, जो इक्विटी कहलाती है, प्लस रिटेन अर्निंग होती है इसमें, और एक बोरोड फंड होती है जिसको हम डेब्ट कहते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स बिटवीन द ओनर एंड बोरोड फंड, इनके बीच में जो मिक्सचर हमें बनाना है, जो प्रोपोर्शन हमें लेनी है,
Deciding about the capital structure of a firm involve determining the relative proportion of various type of fund. किस किस टाइप में ये मिक्स होंगे ये हमें देखना होता है, इक्विटी भी और डेप्ट भी। इक्विटी में वो या ओनर फंड में दो चीजें आती हैं, इक्विटी और रिटेन अर्निंग, ठीक है। और डेप्ट, इसमें डेप्ट होती है, बैंक से भी फाइनेंस होता है, डिवेंचर से भी लोन लिया जाता है और अदर सोर्स से। तो कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो शुरुआत हम करते हैं कैश फ्लो पोजीशन से। फ्लो जितना अच्छा होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी बात वही आएगी कि सबसे पहले इस एक पॉइंट का क्या इफेक्ट है और फिर डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैश फ्लो पोजीशन जितनी अच्छी होगी हम उतना ही डेप्ट से काम चला सकते हैं, मतलब कि डेप्ट को ज्यादा रख सकते हैं। कैश फ्लो पोजीशन जितना ही खराब होगा हमें उतना ही ओनर इक्विटी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आई कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, फार्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो हम पैसा कमा रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट है, क्या वो हमारे इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ये अच्छा होगा, हम उतना ही क्या कर सकते हैं, डेप्ट से काम चला सकते हैं। जब तक ये पॉजिटिव है, जब तक हम डेप्ट से काम चला सकते हैं। जितना ये नेगेटिव होना शुरू होगा हमें उतना ही ओनर फंड की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, या शेयर होल्डर फंड की तरफ जाना पड़ेगा। अब आया डेप्ट सर्विस सर्विस कवरेज रेशियो। उसमें ये और भी चीजें आ जाती हैं, उसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस भी आ जाते हैं, इंटरेस्ट तो वही है, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाता है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी आ सकती है कि हमें कोई जो हमने लोन दे रखा है उसको वापस करना है, वो भी है। तो यहाँ ये इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, यहाँ ये नहीं था, तो यहाँ पर कम नैरो माइंडेड थे हम, यहाँ और ज्यादा खुल गए। तो यहाँ पर भी यही चलेगा, अगर ये अच्छा है तो डेप्ट को यूज करो, अगर ये सही नहीं आ रहा तो फिर आप ओनर फंड की तरफ जाओगे, मतलब इसका इसका परसेंटेज बढ़ाओगे, क्योंकि यहाँ तो प्रपोर्शन चलना है, अनुपात चलना है, ठीक है। आरओआई जितनी मेरे फेवर में होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी अच्छी होगी, लेकिन 12% है और 8% जो है मेरा डेप्ट पर मुझे देना पड़ रहा है। कॉस्ट जो है मेरी 8% है और आरओआई जो है मेरी 12% है, तो मैं डेप्ट से काम करा लूंगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा होगा तो फिर मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, लागत कितनी आ रही है, जो ये थे हम इतनी चीजें। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर रिटर्न से ज्यादा है, लेकिन आरओआई से अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट ज्यादा है तो फिर मुझे ओनर फंड को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो डेप्ट अगर ज्यादा होगी तो ओनर फंड को यूज करना पड़ेगा, आरओआई अगर ज्यादा होगी तो फिर मैं डेप्ट से भी काम चला सकता हूँ। टैक्स रेट वही वाली बात है, टैक्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, टैक्स अगर ज्यादा होगा तो मैं डेप्ट को यूज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डेप्ट मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी। तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो मुझे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। टैक्स रेट जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितनी कम होगी, मैं उतना ओनर फंड को भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट पर कम टैक्स देना पड़ेगा। अब आई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, इक्विटी की क्या लागत है, ठीक है। तो जितनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी, मतलब कि मेरा इक्विटी के ऊपर जितना ज्यादा खर्चा होगा, मैं उतना ही डेप्ट की तरफ भागूंगा, जितना ही कम होगा मैं उतना ही इक्विटी की तरफ जा सकता हूँ। सेम बात आती है फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कि उधार लेने के खर्चे। यहाँ तो था कि जो बाद में उधार लेते समय नहीं, उधार लेने के बाद के क्या खर्चे हैं, यहाँ है उधार लेते समय के खर्चे। तो अगर ये इतने ज्यादा हैं कि मेरे पास उनको चुकाने के भी पैसे नहीं हो पा रहे, तो फिर मैं ओनर फंड की तरफ जाता हूँ। वैसे ओनर फंड में ज्यादा आती है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर ज्यादा है तो फिर मैं डेप्ट को यूज करता हूँ, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो मैं ओनर फंड को भी यूज कर सकता हूँ। रिस्क, ऑब्वियसली जहां पर रिस्क होगा मैं ओनर फंड की तरफ जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे डूबने के समय वो पैसा वापस तो नहीं करना कम से कम। और अगर रिस्क नहीं है तो मैं डेप्ट को भी यूज कर सकता हूँ।
फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मैं अपने लचीला है? अगर लचीलापन है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं डेब्ट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं ओनर फंड की तरफ ही जाता हूँ। कंट्रोल आपको पता ही है, अगर मैं कंट्रोल नहीं खोना चाहता, कंट्रोल अपने पास रखना चाहता हूँ, तो मैं डेब्ट की तरफ जाऊँगा। तो अगर मैं कंट्रोल को त्याग करने को तैयार हूँ, तो मैं ओनर फंड की तरफ भी जा सकता हूँ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है जो नियम है, उनको पालन करना ही पड़ेगा। डेब्ट और इक्विटी में जो रेशियो बताई गई है, उसका मुझे पालन करना पड़ेगा। तो जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उनको मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। तो आपको पता है ऑथोराइज़्ड कैपिटल की एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा मैं कैपिटल इश्यू भी नहीं कर सकता। तो फिर मुझे अपने आप ही डो डेब्ट की तरफ चलना पड़ता है। स्टॉक मार्केट कंडीशन जितनी पॉज़िटिव होगी, जितनी मेरे फ़ेवर में होगी, मैं ओनर फंड को यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाऊँगा। जितनी मेरे नेगेटिव होगी, मैं उतना ही डेब्ट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मुझे कम पैसा अरेंज हो पाएगा वहाँ से। कैपिटल स्ट्रक्चर पहले से क्या है? अगर ऑलरेडी मैं अपनी ऑथोराइज़्ड कैपिटल के इक्विवेलेंट इश्यू कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अपनी ऑथोराइज़्ड कैपिटल 100% यूज़ कर ली है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन ही डेब्ट का बचता है। और अगर अभी ये 10 ही परसेंट पे है, तो ऑब्वियसली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्या है, वो भी इसका एक फैक्टर होता है। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल को या कैपिटल स्ट्रक्चर को अफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे ये। ये ज़रूर आएँगे फैक्ट पेपर में, 4 टू 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। और भी आते हैं, पर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इस चैप्टर में से। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से उसको अरेंज करेंगे। ये चैप्टर कम से कम 8 टू 12 मार्क्स से डिपेंड करता है कि पेपर सेटर ने किस तरीके से पेपर बनाया है। तो इस चैप्टर को आप दोनों वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, मैं पक्की गारंटी देता हूँ कि आपके 8 से 12 नंबर पूरे हो जाएँगे। मैं कामना करता हूँ कि आप 95% से ऊपर ले आएँगे। आने वाले पेपर में जो मेरे जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर होना है, गवर्नमेंट स्कूल के सारों का या इवन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स का भी। तो आप अगर वीडियो को देखेंगे, तो आपके कम से कम 8 टू 12 मार्क्स ज़रूर पूरे हो जाएँगे। दोनों वीडियो देखिए, आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएँगे, बाकी वीडियोज़ के भी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।